अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं इम्तियाज़ हुसैन। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के लॉज के मुताबिक। हमने जो पीछे टॉपिक्स किए थे वो किए थे मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स, और फिर उसकी हमने डेरिवेशन भी की थी। 9th क्लास का आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन के लॉज। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है उसमें 3 लॉज आ जाते हैं जो न्यूटन ने दिए थे अबाउट अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एनी बॉडी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लॉ को हम इनर्शिया, ऊपर लिखा हुआ है इनर्शिया, यानी कि हम फर्स्ट लॉ को इनर्शिया भी कह सकते हैं। फर्स्ट लॉ जो है वो क्या कहता है कि अगर कोई जिस्म रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, वो अपनी वही कंडीशन, वही हालत को बरकरार रखना चाहेगा जब तक कि कोई बाहर की फोर्स उसे मूव ना करवाए या स्टॉप ना करवाए। अब देखें, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी कि एक जिस्म अपनी मौजूदा स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहेगा। मौजूदा कौन सी, आया वो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो उसको बरकरार रखना चाहेगा। अब एक और चीज़ आ जाती है इनर्शिया। इनर्शिया को जैसा कि लिखा गया है कि एबिलिटी टू रेजिस्ट डिस्टर्बेंस। मतलब ये हर जिस्म के अंदर एक कुव्वत होती है, एक मतलब फोर्स होती है उसके अंदर अपनी, जिसके ज़रिए वो क्या करता है, अपनी मौजूदा हालत को बरकरार रखने के लिए अपोजिट, यानी कि जो फोर्स उसे डिस्टर्ब कर रही है उसके ऊपर भी फोर्स लगाता है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये एक मार्कर है, ज़ाहिर बात है बिल्कुल लाइट है, बहुत हल्का है, लेकिन हल्का है हम मानते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा मास है। अगर हम इसकी जगह कोई और बड़ा मार्कर ले लें या कोई पत्थर का टुकड़ा ले लें, तो उससे मूव करवाने के लिए हमें उसके मास जितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। अब मैं कम फोर्स लगा रहा हूँ मूव करवाने के लिए, मुझे फोर्स, पहली बात तो मुझे फोर्स लगानी क्यों पड़ रही है, वो इस वजह से कि इसमें कुछ मास है, ठीक है। अब मुझे इसके मास के बराबर या इसके मास से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी ये बॉडी जो है वो मोशन में आएगी, तभी ये बॉडी मूव करेगी। मतलब अगर मैं इसे डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, ये अभी रेस्ट वाली कंडीशन में मैं अगर इसे डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, तो मुझे लाजिम है कि मैं इसके मास से बराबर या इसके मास से ज़्यादा वाली फोर्स लगाऊँ। अब जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये मूव नहीं कर रही क्योंकि मेरी फोर्स जो है इसके मास से कम है। आहिस्ता आहिस्ता मैं फोर्स बढ़ाता जाऊँगा, एक पॉइंट ऐसी आ गई जब ये मूव करना स्टार्ट कर देगी। अब देखिए मूव कर रही, तो ये क्या हुआ, ये इसलिए कि मैंने इसके मास से फोर्स बढ़ा दी। पहले जो ये मूव नहीं कर रही थी, मेरी फोर्स कम होने की वजह से वो क्या कर रही थी, वो अपोजिट में एक फोर्स लगा रही थी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इनर्शिया कह रहे हैं। इनर्शिया हर जिस्म के अंदर होता है उसके मास के बराबर। जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसमें इनर्शिया उतनी ज़्यादा होगी, जिसमें मास जितना कम होगा उसमें इनर्शिया उतनी कम होगी। ठीक हो गया। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो भी बॉडी जिस भी कंडीशन में मौजूद है, अब 2 कंडीशंस होती है, या वो मोशन वाली होती है या वो रेस्ट वाली होती है। ठीक हो गया। अब वो बॉडी उसी कंडीशन में बरकरार रहना चाहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे डिस्टर्ब ना करे, मूव ना करवाए। इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ कहते हैं। अब इनर्शिया की एक और भी डेफिनेशन आ जाती है, एक और चीज़ से भी हम इसको ज़ाहिर करते हैं कि इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू चेंज द स्टेट। इसकी जो एक और डेफिनेशन मैंने आपको बताया वो क्या, इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू चेंज द स्टेट। मतलब अपनी हालत चेंज करने के, जब उसे चेंज करवाई जाती है, जब उस पर फोर्स लगाई जाती है, तब वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है। तो उसकी वही रेजिस्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी है ना जिस्म की, उसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। ठीक हो गया। अब सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो हमें ये बताता है कि जब हम किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं, रुकी हुई पर या मूव करने वाली पर, किसी भी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, तो हमारी फोर्स उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देती है हमारी लगाई हुई फोर्स के डायरेक्शन में। अब जो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो रही है, मतलब सीधा ताल्लुक़ रखती है किस चीज़ के साथ, फोर्स के साथ। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब उल्टा ताल्लुक़ रखती है किस चीज़ के साथ, मास ऑफ बॉडी के साथ। अब ज़ाहिर बात है, देखें कि जितनी ज़्यादा फोर्स हम लगाएंगे बॉडी उतना तेज़ी से मूव करेगी,
सही है। जितनी कम फोर्स लगाएंगे बॉडी उतना स्लो मूव करेगी। अब ज़ाहिर बात है कि उसका मास अगर ज़्यादा है तो उसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो तेज़ी कम पैदा होगी, और अगर उसका मास कम है, बहुत हल्की बॉडी है, और उससे मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो उसमें तेज़ी ज़्यादा होगी। अब इससे क्या ज़ाहिर हो रहा है कि जो तेज़ी प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ और इनवर्स प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि व्हेन अ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब हम सम फोर्स, नेट फोर्स मतलब कोई भी अमाउंट फोर्स का, ठीक है, एक बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि वो उस बॉडी के अंदर तेज़ी प्रोड्यूस कर देती है अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के साथ, टू अप्लाइड फोर्स, यानी कि जितनी ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा तेज़ी होगी। ठीक है। और एंड इन्वर्सली, यानी कि एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, एक्सेलरेशन ही एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अब वही एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के साथ, मास ऑफ द बॉडी के साथ। जैसा कि नीचे मैंने मैथमेटिकल टर्म में लिखा हुआ है कि देयरफॉर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी कि तेज़ी ज़्यादा होगी कब, जब फोर्स ज़्यादा हो, और ए जो है तेज़ी जो है वो कम होगी। अब जो इन्वर्स होता है मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी, अगर दूसरी बढ़ रही है तो पहले वाली कम होगी। तो मतलब एक्सेलरेशन को हमने तेज़ करना है तो मास को कम करना पड़ेगा, मास ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। चलिए अब इस मैथमेटिकल टर्म को थोड़ा सा आगे भी सॉल्व कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर ये वाली जो सिंबल है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाली, इसको हम हटाने के लिए क्या कर देते हैं, एक कांस्टेंट देते हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट जो आएगा वो के आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो के अगर हम यहाँ पर दे देते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगी। अब जब ये चीज़ हम हटा देते हैं तो दो चीज़ें देते हैं, इसको हटाने के लिए हम क्या चीज़ें देते हैं, दो देते हैं। एक तो ये कांस्टेंट देते हैं और इसके साथ क्या दे देते हैं, इक्वल की सिंबल। ठीक है। तो अब इसको हटा के ये दोनों चीज़ें रख देते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगी, ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी, ये आ जाएगा यहाँ पर के। दो चीज़ें मैंने आपको जैसे बताया, दो चीज़ें देंगे इसको हटाने के लिए, एक इक्वल की साइन दे दी, दूसरा के दे दी। बाकी जो चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है वो हम वैसे ही रख लेंगे, या फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि वन है तो वन की जगह हम एफ रख दें और नीचे एम रख दें। तो मैं इस तरह से कर देता हूँ एफ अपॉन एम। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब जैसा कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एफ और के, एम यहाँ पर क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, इधर आके क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है। तो हम इस इनको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना कि एफ के को मैं इधर लिख रहा हूँ इज इक्वल टू, ये क्या चीज़ हो जाएगी, एम ए। ठीक है। ये एफ और ये एम इधर जाके मल्टीप्लाई हो गई, तो मैंने इनको रीअरेंज करके ऐसे करके लिख दिया। अब यहाँ पर जो के आ रही है ना, ये के, अब जैसा कि हमें पता है कि कांस्टेंट्स की सम वैल्यूज़ होती हैं, तो देयरफॉर के जो है वो बराबर है किस चीज़ के, वन के। ठीक है। अब वन अगर मैं एफ के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो जवाब हमारा एफ ही आएगा। ठीक है। तो मैं इसको सिर्फ हटा के को हटा के अब एफ लिख रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू, बाकी आगे हमारे पास क्या चीज़ थी, एम है। ये हमारे पास आंसर ऑफ द इक्वेशन आ गया न्यूटन के सेकेंड लॉ की। अब हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सेकेंड लॉ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसका मैं आपको बता दूं कि जब हम एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ती है, और जब मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और ये एफ अपन, ये मैथमेटिकल टर्म है कि हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये चीज़ आपको इसके मतलब न्यूमेरिकल या एमसीक्यू इस लॉ के मुताबिक आपको आ सकते हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से गौर से, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो हमें ये बताता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, मतलब जो भी हम अमल करते हैं उसका बराबर और
उलट डायरेक्शन में, मतलब मैं एक डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका रिएक्शन होता है, लेकिन इक्वल उतना ही, जितना मैं एक्शन करूँगा रिएक्शन भी उसका उतना ही होगा। अब मिसाल के तौर पे एक टेबल है, टेबल का जो ऊपर का तख्ता है, जो उसका सरफेस है, उस पर मैं हाथ रख के नीचे ज़ोर दबा रहा हूँ, नीचे ज़ोर दे रहा हूँ, ठीक हो गया। अब जब मैं नीचे ज़ोर लगाऊंगा, जितना ज़्यादा ज़ोर लगाऊंगा मुझे अपने हाथ के सरफेस पर भी उतना ज़्यादा पेन फील होगा। अब मैं कम ऊपर हाथ रखा हुआ है मैंने, जस्ट ऐसे ही ईजिली, तो मुझे कोई चीज़ फील नहीं हो रही, क्योंकि मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा, मैंने जस्ट हाथ ऊपर रखा हुआ है। अब जैसे जैसे मैं ऊपर हाथ रखा हुआ है, अब मैंने ऊपर उसके फोर्स लगाई, तो फोर्स क्या करेगी, उसका सरफेस का रिएक्शन आएगा। रिएक्शन कौन सा, वो चीज़ ऊपर की डायरेक्शन में मुझे फोर्स लगेगी, तभी मुझे फील होगा पेन। अब यहाँ पर देखें तो ये फोर्स जो मैं ऊपर से नीचे लगा रहा हूँ, ये सरफेस है, ये वाला, ये यूँ समझे कि इस टेबल का सरफेस है, और ये सरफेस क्या कर रहा है, ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। फोर्स नीचे लगा रहा हूँ टेबल के ऊपर, ठीक है, और ये रिएक्शन ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। जितनी ज़्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा रिएक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। अब देखें मिसाल के तौर पे हम दीवार पे बॉल मारते हैं और ईंट भी मारते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि हर अमल का यहाँ पर बराबर और अपोजिट में रद्द अमल होता है। मैंने ईंट मारी, वो मेरे तक नहीं पहुँची, लेकिन मैंने जब बॉल मारा तो वो मेरे यहाँ तक पहुँच गया। ये क्यों, ये अपोजिट तो हुआ लेकिन इक्वल तो नहीं हुआ। अब इक्वल भी हुआ है, अपोजिट भी हुआ है, इसको समझने की कोशिश करें कि जब मैंने ईंट मारी तो ईंट में जो मास है वो बॉल के बराबर नहीं है, उसमें मास कई गुना ज़्यादा है, और बॉल का जो सरफेस है ना वो सॉफ्ट है, नरम है, और उसके बीच में स्पेस है, खाली है, ठीक हो गया। थोड़ी इलास्टिक बॉडी है बॉल, तो वो हिट करके वापस आ जाता है, उसका मास हल्का है। अब जो पत्थर जो ईंट मैंने मारी थी उसका मास ज़्यादा है, तो वेट उसका क्या कर लेगा, उसको नीचे खींच लेगा। उस मैंने एक्शन किया, उसका रिएक्शन भी हुआ, लेकिन मास ज़्यादा होने की वजह से वेट ने उसको नीचे खींच लिया। अब बॉल का मास बहुत कम है तो उसे वेट उसका नीचे नहीं खींच पा रहा, और कुछ रिएक्शंस की वजह से वो हमारे यहाँ तक पहुँच रहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ ये होता है। अब जैसे रॉकेट आपने जाते हुए देखा होगा ऊपर कभी, तो उसके पीछे से धुआं निकल रहा होता है ना, वाइट कलर का, जो हम देख रहे होते हैं। जितनी तेज़ी से वो आगे जा रहा होता है उतनी तेज़ी से धुआं उसके पीछे जा रहा होता है, मतलब ये भी एक्शन रिएक्शन का एक अमल है। अब जैसे हम ग्राउंड पर चल रहे होते हैं, मैं दौड़ने की मतलब कहीं पे रुका हुआ हूँ, अब मैं वहाँ से दौड़ना स्टार्ट करूँगा, तो मैं अपने पैर से क्या करूँगा, नीचे ग्राउंड पे ज़ोर लगाऊंगा। जितना ज़ोर लगाऊंगा तो ग्राउंड भी मेरे ऊपर उतना रिएक्शन देगा। तो ये एक्शन और रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर बॉडीज़ पर भी डिपेंड करता है, कुछ बॉडीज़ इलास्टिक होती हैं जैसे बॉल है, कुछ बॉडीज़ हार्ड होती हैं जैसे ईंट है, ठीक है। उन पर एक्शन का रिएक्शन हर पॉइंट पर, हर जगह पर होता है, लेकिन कहीं पर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, कहीं पर हमें कम देखने को मिलता है। वो बॉडीज़ के मास पर भी डिपेंड करता है, और वो वहाँ के एटमॉस्फेयर पर भी डिपेंड करता है। अगर एटमॉस्फेयर में हवा बहुत ज़्यादा है तो क्या कर लेगी हवा, वो भी एक यूँ समझे कि फोर्स लगा रही है ना हवा, वो भी बॉडी को डिस्टर्ब कर देगी। तो इस वजह से आप कंफ्यूज ना हो कि न्यूटन का एक्शन का रिएक्शन जो है थर्ड लॉ, वो तो पूरा हो ही नहीं रहा। होता है, हर पॉइंट पर होता है, लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से और मास ज़्यादा होने की वजह से वेट उसे नीचे खींच लेता है, और एयर डिस्टर्बेंस होने की वजह से वो बॉडी इधर उधर डिस्टर्ब हो जाती है और हमारे यहाँ तक कंप्लीट नहीं पहुँच पाती। लेकिन एक्चुअल में न्यूटन का थर्ड लॉ कन्फर्म है, सही है, दुरुस्त है, और ये हमें क्या बताता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। आई होप कि आपको तीनों लॉज जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।